निशा बहुत गरीब थी। उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बड़े ही मुश्किलों से शादी के 4 साल बाद निशा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन जैसे ही निशा अपनी प्यारी सी बच्ची को गोद में लेती है, वो उसका काला रंग देखकर परेशान हो जाती है। और तभी निशा की सास विमला आकर निशा से कहती है। हाय राम जी, हो गया गरीबी में आटा गीला। अरे हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से तूने एक बेटी को जन्म दे दिया, वो भी शादी के 4 साल बाद। हे भगवान, ऊपर से इतनी काली है ये। माँ जी क्या हुआ? माँ जी अगर मेरी बेटी काली है तो मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे औलाद तो दी। अरे बहू, ये औलाद नहीं बल्कि खर्चे का खजाना है। बेटी को पालना, उसकी शादी करना मामूली बात नहीं होती। और ऊपर से तेरी बेटी तो कोयले जैसी काली है। भला इस कलूटी से शादी कौन करेगा? मुझे तो अभी से सोच सोच के घबराहट हो रही है। विमला अपनी बहू को उसकी काली बेटी के लिए खड़ी खोटी सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ विमला का बेटा नितिन आ जाता है और अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपनी माँ से कहता है। माँ क्या हुआ? अगर मेरी बेटी काली है तो मैं भी तो काला हूँ। मेरी बेटी मुझ पर गई है, इसलिए आप मेरी बेटी की चिंता मत करो कि मैं अपनी बेटी को इस गरीबी में कैसे पालूंगा। अच्छी और सच्ची बातें ना सबको बुरी लगती है बेटा, पर तुम दोनों पति पत्नी अभी से अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि काली आई है, काली। इतना बोलकर विमला मुंह फुलाकर बैठ जाती है और निशा से खफा खफा रहने लगती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं और निशा अपनी बेटी का नाम काजल रखती है, क्योंकि उसका रंग काला था। काजल अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, पर इन 7 सालों में भी विमला को अपनी पोती से जरा भी लगाव नहीं होता। ऐसे ही एक दिन। दादी देखो मैं स्कूल से आ गई। पता है दादी आपको, आज स्कूल में हमारा ड्राइंग कंपटीशन था और मैंने उसमें आपकी तस्वीर बनाई है। देखो मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। वो तो तूने मेरी तस्वीर बनाई थी इसीलिए फर्स्ट आ गई। अगर तू खुद की काली तस्वीर बनाती ना तो नीचे से भी फर्स्ट नहीं आती। विमला की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल स्कूल से आकर अपनी दादी के गले लग जाती है। अरे दूर हट मुझसे, कलमुही कहीं की। कितनी बार तुझे कहा है कि मुझसे दूर रहा कर, मेरे गले आके लगती रहती है। सॉरी दादी। दादी मेरी सहेली की सारी दादी उनसे बहुत प्यार करती हैं। आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्योंकि तेरी सारी सहेलियां गोरी और सुंदर हैं, इसीलिए उनके दादा दादी उनसे प्यार करते होंगे। और तू तो इतनी काली है कलमुही, तेरे से साफ ना मेरे घर का तावा है, ठीक है? और ऐसी काली लड़की को मैं अपनी पोती कभी नहीं मान सकती। इस तरह से विमला काजल को खुद से दूर कर देती है, पर ये सब कुछ निशा और उसका पति नितिन देख लेता है। माँ काजल अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है और इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करती है। इसलिए आपके इतना भला बुरा कहने के बाद भी आपके पास आती है। अगर बदले में आप उसे थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो इसमें आपका क्या चला जाएगा? बेटा, प्यार उससे किया जाता है जिससे होता है, और जिससे नफरत हो उससे तो कभी प्यार ही नहीं हो सकता। मुझे तेरी काली बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माना तेरा भी रंग थोड़ा सा काला है, पर तू इस कोयले की तरह काली नहीं है। और एक बार अपनी बेटी का रंग देख, अरे कौन इसका हाथ थामेगा? ऊपर से इस गरीबी में इसे पढ़ा लिखा रहा है। कोई फायदा नहीं है तेरा इसे पढ़ाने लिखाने का, क्योंकि तेरी इस काली बेटी को जिंदगी भर चूल्हा चौका और रोटियां ही सेकना है। बस कीजिए माँ जी, काजल मेरी बेटी है। वो चाहे काली हो या गोरी, मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। और यही कारण है कि आज पे मैं काम कर रही हूँ, जिस वजह से मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे पाती। उसे बस थोड़ा प्यार चाहिए, इसीलिए वो आपके पास जाती है। पर ना जाने आप कौन सी मिट्टी से बनी है जो एक छोटे बच्चे का प्यार नहीं देख पा रही। अपने बेटे बहू की बात सुनकर विमला मुंह बना लेती है। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और अचानक से विमला की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि नितिन और निशा काम करते थे, इसलिए वो दोनों घर पर नहीं थे। विमला घर पर पूरी तरह से अकेली थी। विमला बीमार हालत में उठकर पानी लेने की कोशिश करती है और तभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब विमला की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने काजल को पाती है।
दादी आप ठीक तो हो ना? जब मैं स्कूल से आई थी तब आप नीचे जमीन पर बेहोश थे। फिर मैंने काकी से मदद मांगी। डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी है, खा लीजिए। अब आप जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं आपके ही पास रहूंगी। कल मुंह ही कहीं की, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मुझे तेरे हाथों से दवाई बिल्कुल भी नहीं खानी। क्यों दादी? अगर आप मेरे हाथों से दवाई खाओगे तो आप क्या काले हो जाओगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे छूने से आप काले हो जाओगे तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल में मेरी टीचर भी यही कहती है कि काले लोग बहुत अच्छे होते हैं और काले और गोरे के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आप इतना भेदभाव क्यों रखते हो दादी? विमला के पास काजल की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप दवाई खा लेती है क्योंकि निशा के पास जरा भी टाइम नहीं बचता था, इसलिए वो विमला की देखभाल नहीं कर पाती और विमला की सारी जिम्मेदारी छोटी सी बच्ची काजल के ऊपर आ जाती है और काजल अपनी दादी का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। काजल का अपने लिए ये प्यार और निस्वार्थ सेवा देखकर विमला का पत्थर दिल पिघल जाता है। काजल, मेरी प्यारी पोती, तू हमेशा से अपनी दादी के साथ रहना चाहती थी ना, इसीलिए अब से तू हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहेगी। सच दादी? हाँ बेटा, अब से मैं तेरी सहेलियों की दादी की तरह ही स्कूल जाऊंगी तुझे लेने के लिए। ये सब देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और विमला भी काजल का अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। निशा बहू, अपनी काजल बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। जल्द से जल्द उसकी शादी करवानी है हमें। माँ जी आपने सही कहा, पर मैंने अभी तक जितने भी लड़के देखे वो सब बहुत दहेज मांग रहे। भला हम इतने गरीब होके दहेज कहाँ से देंगे? अरे बहू, ये तेरे गहने और मेरे गहने कब काम आएंगे? नितिन के साथ मिलकर तूने पैसे जोड़े भी तो हैं और ले देकर हमारी एक ही तो बेटी है। पर माँ जी मैं आपके गहने कैसे? क्यों निशा बहू, मेरे गहने क्यों नहीं? क्या काजल मेरी पोती नहीं है? इतने सालों से मैंने उसे खुद से दूर रखा, उससे नफरत की। अब जाकर मुझे मेरी काजल का प्यार मिला है। मैंने आज तक उसे कभी कुछ नहीं दिया और आज पहली बार उसे कुछ दे रही हूँ। ठीक है माँ जी। अब क्या था, अब विमला अपने सारे बचे हुए पैसे और गहने अपनी बहू को सौंप देती है, जिसके बाद निशा काजल की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करवाती है और काजल खुशहाल जिंदगी जीती है, जहाँ कोई भी उसे उसके काले रंग को लेकर भला बुरा नहीं कहता था। शीला अपनी अपाहिज बहू रजनी के साथ रहा करती थी। क्योंकि रजनी अपाहिज थी, इसलिए उसका पति अशोक उसे जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उसे उसके इस अपाहिजपन के लिए ताने दिया करता था। पता नहीं तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि जब वो लोग तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए तो उन्होंने तुम्हें अपाहिज देखने के बाद तुम्हारा रिश्ता मुझसे पक्का कर दिया। देखिए अशोक जी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी लड़की चाहते थे जो आपके लायक हो, पर आपको मुझे से अपाहिज मिल गई। पर अशोक जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं? सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती तुम? क्यों हो अब तक इस घर में? अशोक रजनी को खरी खोटी सुनाई रहा होता है कि तभी वहाँ शीला आ जाती है और अशोक की ऐसी बातें सुनकर अशोक को एक थप्पड़ लगाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बहू से इस तरह से बात करने की? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तू है। ना तो तू इस घर की जिम्मेदारी को उठा सकता है और ना ही मेरी बहू की, इसीलिए तू यहाँ से चला जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसी बात है माँ तो तुम अपनी अपाहिज बहू के साथ ही रहो इस घर में। मैं जा रहा हूँ इस घर से। इतना बोलकर अशोक घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामान लेकर जाने लगता है। ये सब देखकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और वो व्हीलचेयर पर बैठी बैठी अशोक को रोकने की कोशिश करती है। देखिए अशोक जी, मेरी की की सजा माँ जी को मत दीजिए। इस घर को मुझे, माँ जी को आपकी जरूरत है। अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक बार तो माँ जी के बारे में सोचिए। बहुत सोच लिया मैंने दूसरों के बारे में, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। नहीं अशोक जी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी देखो ना, अशोक जी जा रहे, इन्हें रोक लीजिए माँ जी। जाने दे बहू, अगर ये हमसे जितना दूर रहेगा उतना ही हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात तो मेरी ध्यान से सुन ले, इस घर में तुझे मैं लेकर आई हूँ, किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आज जिंदगी में पहली बार आपने अपाहिज के लिए मुझ पर हाथ उठाया और आज जब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ तो भी आप इस अपाहिज का ही साथ दे रही हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जब आपका बेटा आपसे दूर होगा
तब आपको आपके बेटे की कदर होगी। इस तरह से अशोक अपनी माँ और अपनी अपाहिज बीवी को उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। शीला का घर अशोक के ही बदौलत चल रहा था, पर अशोक के जाने के बाद शीला की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से शीला सही समय पर अपनी दवाई नहीं ले पाती और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। माँ जी, ये आपकी आज की आखिरी दवाई है। आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम आपके लिए दवाई ला सके। अरे बहू, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अगर कुछ दिनों तक दवाई नहीं लूंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ रही हूँ। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले अपने लिए दवा लेकर आऊंगी। काश कि माँ जी मैं आपकी कोई मदद कर पाती। इतना बोलकर रजनी रोने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शीला को घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। बहू, अब हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब नौकरी मिल चुकी है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ जी आपकी सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी और आपकी दवाइयाँ तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आखिर आप दवाइयाँ कैसे लेंगी? अरे बहू, तू फिर से टेंशन लेने लग गई क्या मेरी? मैंने कहा ना कि 1 महीने की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू टेंशन लेना बंद कर। शीला के समझाने पर रजनी अपनी सास के टेंशन लेना कम कर देती है और इसी तरह से 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीला काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी पड़ोस का एक बच्चा रजनी के पास आता है। रजनी आंटी, मेरी माँ कहती है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे ये सवाल समझा दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें सारे सवाल समझा दूंगी और कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई में तो मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर रजनी उस बच्चे को पढ़ाने लगती है। रजनी का पढ़ाया हुआ उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ रजनी से आकर बात करती है। रजनी, तुमने पता नहीं एक दिन में मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया। अब वो जिद पर अड़ गया है कि तुम्हारे पास ही ट्यूशन पढ़ना है उसे, पर तुम तो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। आंटी, आप तो जानती है ना कि मैं अपाहिज हूँ, कोई भी काम सही से नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैंने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। पर आप अपने बच्चे को भेज देना, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी और मेरा थोड़ा मन भी लगा रहेगा। घर में अकेले अकेले बैठकर बोर हो जाती हूँ। बुरा मत मानना रजनी बेटा, पर ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। भले ही तुम विकलांग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में खाली पड़ी रहती हो, तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? इससे तुम्हारी भी थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। उस औरत की बात रजनी को बहुत अच्छी लगती है और वो अब बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे रजनी के पास कई सारे बच्चे आने लगते हैं। अब रजनी बच्चों को पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई करने लगती है। पर एक दिन शीला की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती। रजनी सभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई रही होती है कि तभी अचानक से शीला को खून की उल्टियाँ होने लगती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? अपनी माँ जी को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाऊँ, क्या करूँ? माँ जी होश में आइए। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जरूर जाऊंगी। मैडम, आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूँ। इस तरह से वो बच्चा अपने पापा को बुला कर लाता है। अब सभी लोग मिलकर शीला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रजनी से कहते हैं, देखिए, आपकी सास को फूड पॉइजनिंग हुआ है और शायद आपकी सास समय पर अपनी दवाई भी नहीं ले रही हैं। बस इस वजह से उन्हें खून की उल्टी हुई है। अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए आपको हॉस्पिटल की फीस जमा करनी होगी, जो 1 लाख है। क्या 1 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे रजनी बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम हमारे बच्चे की गुरु हो और हम सबका फर्ज बनता है कि तुम्हें तुम्हारी गुरु दक्षिणा दी जाए। इसीलिए हम सभी मोहल्ले वाले मिलकर तुम्हारी सास का इलाज करवाएंगे और तुम अपने पैसे बच्चों की फीस में कटवाती रहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरे साथ न होते तो शायद मेरी सास की जान नहीं बच पाती और मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी सास के ठीक होते ही मैं आप सबका 1-1 रुपया चुका दूंगी। रजनी, धन्यवाद कहकर तुम हमें छोटा मत करो। मोहल्ले वाले होते ही इसलिए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, और वैसे भी तुमने बहुत दुख देखा है। अब और नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से रजनी की मदद उसके मोहल्ले वाले करते हैं
बहुत जल्द शीला ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद दोनों सास बहू मिलकर धीरे धीरे सभी मोहल्ले वालों को उनके पैसे लौटा देती हैं। गोविंद नगर नाम के एक बड़े से जंगल में 3 खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। जंगल के आसपास कोई घर नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों खतरनाक चुड़ैल अपना शिकार सही तरीके से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन बहन छोटी चुड़ैल, इस जंगल में तो कोई नहीं आता और इस जंगल के आसपास कोई घर भी नहीं है। अब शिकार करने में बहुत कठिनाई होती है। बहन काली चुड़ैल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमें भूखा रहना पड़ सकता है। अरे इतने बड़े जंगल में हमारे रहने का फिर क्या फायदा अगर हमें भूखा रहना पड़े तो। इससे तो अच्छा है कि हम जंगल को छोड़कर किसी गांव में चले जाए या किसी दूसरे जंगल में जहाँ बहुत सारे इंसान हो, ताकि हमें उनका शिकार करने में और उन्हें मारकर खाने में कोई कठिनाई ना हो। तुम सही कह रही हो चुड़ैल बहन। चलो हम तीनों यहाँ से चलते हैं और समंदर के पास वाले जंगल में जाते हैं। अगर वहाँ आसपास में कोई गांव दिखता है तो वहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर अब इंतजार किस बात का, चलते हैं। इतना बोलकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल समंदर के पास वाले जंगल में जाती हैं, जहाँ वो एक छोटा सा गांव देखती हैं। उस छोटे से गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं। उनकी खुशियाँ देखकर उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों आपस में एक दूसरे से बोलती हैं। चुड़ैल बहन, इस गांव की चहल पहल और यहाँ के लोगों की खुशियाँ देख पा रही हो। ये गांव वाले कितने खुश हैं। रह जाने दो इन्हें जितना खुश रहना है, क्योंकि बहुत जल्द इनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है और इनकी खुशियों को ग्रहण हम तीनों खतरनाक चुड़ैल लगाएंगे। तो चलते हैं इनकी खुशियों को आग लगाने। इतना बोलकर वो तीनों जंगल के बाहर गांव की ओर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें ओम नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। तीनों चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती हैं, परंतु ओम को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने आसपास चुड़ैल होने का कोई संकेत पता चलता है। ये देखकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और खुद से आपस में बोलती हैं, ये व्यक्ति हमसे डर क्यों नहीं रहा? क्या इसे हमारी यहाँ होने का अब तक कोई एहसास नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में आने से हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई हो? हमें पता लगाना होगा कि हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई है क्या, या इस व्यक्ति को हमसे डर नहीं लग रहा। चलो ये पता लगाने के लिए हम उस औरत को शिकार बनाते हैं। हाँ तुम सही बोल रही हो, चलते हैं और आज उस औरत को मार कर हम अपना पेट भरते हैं। इतना बोलकर वो तीनों ओम का पीछा छोड़कर एक औरत के पीछे जाने लगती हैं। उस औरत को अपने साथ 3 और साए चलते हुए दिखाई देते हैं। चुड़ैल के साए को देखकर वो औरत बहुत तेज डर जाती है। अब वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी पेड़ पौधे अपने आप हिलने लगते हैं और अब उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस औरत को अपने आसपास चुड़ैल का संकेत होता है। जैसे ही वो औरत वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और किसी ने उसका हाथ। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाती। कुछ देर बाद वो तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती हैं। अपने सामने 3 खतरनाक चुड़ैलों को देखकर वो तो बहुत डर जाती है और वो तीनों खतरनाक चुड़ैल उसे पकड़कर नदी में ले जाती है और उसे बेरहमी से डुबोकर मार डालती है। उसको मारकर तीनों चुड़ैलों को बड़ी खुशी मिलती है और वो तीनों आपस में बोलती हैं, हम तीनों अभी भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी कि पहले थी, पर हम उस लड़के का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सके। अब तो मुझे उस लड़के की जान ही चाहिए। उसे ही मारकर अब मैं अपना पेट भरना चाहती हूँ।
ठीक है, कल हमारा पहला शिकार वही लड़का होगा जो आज हमारे हाथों से बच गया। उसके बाद ही हम कोई दूसरा शिकार करेंगे। अब अगले दिन वो तीनों फिर से ओम को घेर लेती हैं, पर इस बार भी वो तीनों चुड़ैल ओम का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ओम अपने घर पहुंचकर कुछ देर बाद सो जाता है। चुड़ैल उस पर निगरानी रखती है। तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो तीनों आखिर ओम का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही हैं। जिसके बाद वो एक और आदमी को अपना शिकार बनाती है। वो आदमी भी उन तीनों चुड़ैलों के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए ओम से बोलती है, बहुत जी लिया तू, अब तुझे मरना होगा, चाहे हमें इसके लिए तेरे सामने ही क्यों ना आना पड़े। तुम तीनों चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है तुम तीनों चुड़ैल कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, परंतु मैं एक तपस्वी का बेटा हूँ, मैं भी एक पंडित हूँ। स्वयं भगवान जी मेरी रक्षा करते हैं और आज भी दुर्गा माता मेरी तुम तीनों चुड़ैलों से रक्षा करेगी। इतना बोलकर ओम अपने गले से माता रानी का लॉकेट निकालकर उन तीनों चुड़ैलों को दिखाता है। माता रानी के लॉकेट को देखते ही उन तीनों चुड़ैलों की शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। जिसके बाद ओम उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे उन तीनों चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो तीनों जलकर राख हो जाती है। इस तरह से ओम अपने गांव वालों को उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के चंगुल से बचा लेता है।